हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लास्ट लेक्चर प्रोबेबिलिटी में, लेक्चर नंबर 5। तो पांचों लेक्चर में आप सारे फंडामेंटल सीख चुके हैं। इस लेक्चर में कुछ मिसलेनियस टॉपिक की बात करूंगा, जैसे कि ट्री डायग्राम एक्सेट्रा। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम ट्री डायग्राम का यूज़ कैसे करते हैं प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने में। ऑल्दो इस चीज़ को हम थोड़ा बहुत कर भी चुके हैं पहले, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम में मैंने वो नेटवर्क बनाया था ना, बेजियन नेटवर्क। वो बेसिकली ट्री डायग्राम ही तो है। तो उसमें अपने सीखा था कि अपन डाउनवर्ड जब मूवमेंट करते हैं प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होती जाती हैं हमारी फेवरेबल ब्रांच के अंदर, और अगर हॉरिजॉन्टली मूव करोगे तो फेवरेबल केसेस ऐड होते जाएंगे। सिंपल। ओके, तो उसको सिंपल सा केस लेते हैं। हमारे पास मान लो दो बैग हैं, बैग ए एंड बैग बी। ओके, बैग ए कंटेन्स 3 रेड 2 white balls and bag B contains 2 red and 5 white ball। ओके, और अपने को क्या किया है कि बैग इज रैंडमली पिक्ड ओके। रैंडमली मतलब दोनों की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 50-50% ही है, तो कोई भी उठा सकते हो। एंड ए बॉल is drawn and put into the other bag, ठीक है। now a ball is drawn from the other bag, ठीक है। सेकेंड बैग जिसमें आपने बैग बॉल डाली ना, वहां से दोबारा हम बॉल ड्रॉ करेंगे। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, बोथ बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, ठीक है। तो ऐसे तो आपको दिख रहा है साफ साफ के ये तो या तो रेड रेड होगा या वाइट वाइट, तो कर भी सकते हो। फिर इसमें क्या, पहले ए को उठाओगे बी को उठाओगे, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी इवेंट्स जब हो रही होती हैं तो हम क्या करते हैं, पूरा ट्री डायग्राम ही बना लेते हैं, ऑल पॉसिबिलिटीज को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसमें जो हमें फेवरेबल दिखेगा उसको पिक करते जाओगे। तो देखो कैसे अप्लाई करना हो। ट्री डायग्राम बनाया, सबसे पहले अपने बैग पिक करना है, या तो बैग ए आएगा या बैग बी आएगा। तो प्रोबेबिलिटीज लिखते जाओ हर एक ब्रांच के ऊपर, हाफ हाफ, ठीक है। अब इसमें से बॉल जब ड्रॉ करोगे तो रेड भी आ सकती है और वाइट भी आ सकती है। एक बॉल निकालो, रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/5, वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 2/5। अब ये जो बॉल है आप दूसरे बैग में डाल दोगे, ठीक है। दूसरे बैग में डालोगे तो आपको दोबारा रेड मिलेगी, कितनी प्रोबेबिलिटी से, बैग ए से आपने रेड बॉल निकाली, दूसरे में डाल दी, उसमें 3 रेड हो जाएंगी। देखो कंटेंट क्या है, 2 रेड 5 वाइट, ठीक है। ओरिजिनल इनका कंटेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, 3, 2, 3 रेड 2 वाइट, 2 रेड 5 वाइट, ठीक है। तो रेड निकाली, दूसरे में रेड डाल दी तो 3 रेड हो जाएंगी और टोटल बॉल हो जाएंगे मेरे पास 8, तो 3/8। ये वाली ब्रांच में लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। जैसे इसमें वाइट भी निकल सकती थी, ओके, दूसरे बैग से, तो वो मेरे को लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं सेम कलर की बॉल के बारे में बात की जा रही है। फिर दूसरे बैग से वाइट भी निकल सकती थी, रेड भी निकल सकती थी, तो वाइट कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, अगर यहाँ से वाइट निकली है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 और यहाँ पे वाइट चली जाएगी तो 6 वाइट बॉल हो जाएंगी, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6/8। ये लिखने की आवश्यकता नहीं कि WR मेरे को चाहिए नहीं, ठीक है। जो नहीं चाहिए वो तुम स्किप भी कर सकते हो, यानी पूरा ट्री डायग्राम बना लो। अगर सवाल में एक से ज़्यादा पार्ट्स पूछे जा रहे तो फिर उस हिसाब से दिमाग लगा सकते हैं। बैग भी पहले पिक किया, अब उससे रेड निकल सकती थी या वाइट निकल सकती थी। रेड की प्रोबेबिलिटी 2/7, वाइट की 5/7। अब ये बोल जाएगी नेक्स्ट बैग के अंदर, तो उससे रेड आ सकती थी, वाइट भी आ सकती थी। अब रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ से एक रेड निकल के यहाँ चली गई तो 4 रेड हो गई, टोटल बॉल होगी मेरे पास 6। वाइट देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम कलर की बॉल चाहिए दोनों बैग से मेरे को। यहाँ से भी आपके पास रेड भी हो सकती थी, वाइट भी हो सकती थी। अब देखो यहाँ से वाइट निकाली तो वाइट बढ़ा दी यहाँ पे आपने, दोनों कितनी होगी, 3-3, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी मेरे पास 3/6,
ओके, ये ना भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अपने को जो सेम कलर की बात की जा रही है ना, उस इवेंट को अगर मैं बोल दूँ इवेंट ए, इवेंट ई बोल देता हूँ, तो बेसिकली वो मेरी फेवरेबल इवेंट क्या है, इस तरह से आर आर सेम कलर की बात की जा रही है, या फिर वाइट वाइट, या आर आर, या फिर वाइट वाइट। तो ये 4 ब्रांच दिख रही है आपको। क्या करोगे अब, प्रोबेबिलिटीज ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई होंगे और अलग अलग केस ऐड होते जाएंगे। तो मेरी पी ई क्या आ गई, हाफ इंटू 3/5। एक बार टी डायग्राम बना दिया, प्रोबेबिलिटीज लिख ली, फिर कुछ नहीं सोचना, फटाफट बस मल्टीप्लाई करो और ऐड करते जाओ। दूसरा केस 1/2, 2/5, 6/8। अगला केस 1/2, 2/7, 4/6, और लास्ट केस 1/2, 5/7, 3/6। बस ऐड कर दो, इनको आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक बैग है जिसमें 1 रेड और 2 ब्लू बॉल है, ठीक है। तो अपने को करना क्या है, सिंगल ट्रायल्स कर रहे हैं। तो ट्रायल में हो क्या रहा है, डिफाइन कर देते हो ट्रायल को, ड्रॉ ए बॉल एंड नोट its color, then replace the ball along with additional ball of same color, along with additional ball of same color। मान लो आपने रेड निकाली, तो वो रेड तो वापस डालोगे ही, साथ में एक एक्स्ट्रा रेड और डालोगे, ठीक है, एडिशनल बॉल ऑफ सेम कलर। ओके, एडिशनल बॉल ऑफ सेम कलर। In this way, 3 trials are made, one after the other. 3 trials are made, one after the other, ठीक है। 3 बार यही सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। अब देखो हर बार नंबर ऑफ बॉल्स बढ़ती जा रही, सेकेंड ट्रायल में बॉल्स ज़्यादा होंगी, थर्ड ट्रायल में उससे भी ज़्यादा होंगी। तो इस बात को अपन समझ जाएं कि हो क्या रहा है सवाल में। ओके, find probability that at least 1 blue ball is drawn second, exactly 1 blue ball is drawn। अब देखो मल्टीपल पार्ट जब पूछे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्री डायग्राम की हेल्प ले सकते हैं। गिवन दैट 3 balls are drawn of same color, ये बात अगर पता लग जाए, probability that they are red, ठीक है। बात की इवेंट को पता है, सेम कलर तो आ गया, अभी रेड की वजह से आया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये बात समझ रहे हो आप, बेस थ्योरम का काम होने वाला थर्ड पार्ट के अंदर। तो सबसे पहले तुम क्या करो, ट्री डायग्राम बनाते हैं इसका। सवाल समझ में आ गया। बैग के अंदर अपने पास क्या है, 1 रेड और 2 ब्लू है। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ तो आपके पास रेड आ सकती है या फिर ब्लू आ सकती है। रेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी 2/3। अब अगली बार अगेन मैं
रेड भी निकाल सकता हूँ और ब्लू भी निकाल सकता हूँ। ओके, अब क्योंकि आपने रेड निकाली थी तो वापस रिप्लेस की तो आपने क्या होगी, एडिशनल एक रेड बॉल और आ जाएगी, तो 2 रेड 2 ब्लू हो जाएंगी, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी मेरे पास 2/4, ब्लू की भी प्रोबेबिलिटी 2/4। ठीक है, फिर से ट्रायल कर रहे हो, अगेन रेड ब्लू। ओके, अब देखो फिर से रेड आई तो आपने एक और बॉल डाली एडिशनल, तो मेरे पास 3 रेड हो गई 2 ब्लू, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई यहाँ पे 3/5, ब्लू की प्रोबेबिलिटी 2/5। और यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ाऊँ सवाल को, इस तरह से लिख सकता हूँ रेड एंड ब्लू। अब देखो दूसरी बार में आपने क्या किया, ब्लू निकली तो वापस ब्लू की डलेगी, तो यहाँ पे मेरे पास 2 रेड 2 ब्लू थी, ये तो वापस डालोगे एक ब्लू और एक्स्ट्रा, 3 ब्लू हो जाएंगे, तो 3/5 रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी मेरे पास, 3 ब्लू हो गई ना, 2/5 एंड ब्लू की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/5, ब्लू ज़्यादा हो जाएंगे मेरे पास। ओके, 2/5। यहाँ से अगेन रेड ब्लू, अब ब्लू निकाली थी आपने तो एक्स्ट्रा ब्लू की गई, तो 3 ब्लू बॉल हो जाएंगे, एक रेड, ये हो जाएगी 3/4, दोबारा ब्लू आने की ये हो जाएगी मेरे पास 1/4। ठीक है, यहाँ से वापस ट्रायल किया अपन ने रेड ब्लू। ठीक है, टोटल 4 बॉल अपने पास, 3 ब्लू 1 रेड, वापस एक और रेड डाल दोगे तो हो जाएगी मेरे पास प्रोबेबिलिटी 2/5, ये 3/5। यहाँ पे वापस रेड ब्लू। ठीक है, अब मेरे पास कंटेंट क्या है, 1 रेड 3 ब्लू। ठीक है, और वापस ब्लू डाल दे तो 5 बॉल होगी, रेड की मेरे पास कितनी हो जाएगी 1/5, तो ये हो गई 4/5। ओके, तो ट्री डायग्राम बना लिया अपने पूरा, देख लो फर्स्ट रो, सेकंड और ये थर्ड। अब पहली प्रोबेबिलिटी अपने निकालनी है, एटलीस्ट 1 ब्लू बॉल इज ड्रॉन, कम से कम 1 ब्लू, तो अपने को तीनों रेड वाली प्रोबेबिलिटीज हटा देनी है, सिंपल, तीनों रेड वाली प्रोबेबिलिटी में हटा देता हूँ, बाकी सब का सम तो 1 होना ही है, ये सारी पॉसिबिलिटी रखी है, ऐसा ना हो कि तीनों ही रेड निकल जाए। तो एटलीस्ट 1 ब्लू बॉल के केस में पहला आंसर मेरे पास सीधे सीधे क्या आ गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 आर रेड। तो ये प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम से मेरे को दिखाई देती है, 1 माइनस ऑल 3 आर रेड, मतलब 1/2, 2/4, 3/5। ओके, 1/2 पर कितनी प्रोबेबिलिटी, 1/3, 2/4, 1/2, 1/3, 2/4 एंड 3/5। ओके, सिंपल ये प्रोबेबिलिटी आ गई अपने पास। तो ये क्या हो गया मेरे पास, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 1 माइनस 1/10, ये हो गई 9/10। इजी। फिर एग्जैक्टली 1 ब्लू बॉल, एग्जैक्टली 1 ब्लू बॉल का केस देखो क्या बन रहा है, एग्जैक्टली 1 ब्लू बॉल मतलब 2 रेड 1 ब्लू, ये हो गया। और RBR ये भी ले सकते हो, BRR भी ले सकते हो, और 1 ब्लू ले ही चुके पहले, तो इसमें तो इस साइड से तो एक ही ब्रांच बनेगी, ठीक है ना। 3 बनने से अपने पास RRB, RBR और एक BRR, उठा के बस सम कर दो इनका। तो अपने पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई दूसरे केस के अंदर, एग्जैक्टली 1 ब्लू, RBR 1/3, 2/4 इंटू 2/5, 1/3, 2/4, 2/5, और RRB में क्या थी 1/3, 2/4, 2/5, ये तो RRB की हो गई। RBR में क्या हो गया 1/3, 2/4, 2/5, ठीक है। सेम आ रही है मेरे पास 1/3, 2/4, 2/5। सिंपल रैप, इसको रीड करते जाओ अलोंग द लाइन, RRB एंड RBR, फिर बचे अपने पास क्या 2/3, 1/4, 2/5, 2/3, 1/4 एंड लास्ट में 2/5।
ठीक है, ये अपनी होगी आर आर बी, आर बी आर एंड बी आर आर। ठीक है, एग्जैक्टली वन ब्लू आ गई। फिर कह रहा है गिवन दैट ऑल थ्री बॉल ऑफ सेम कलर, ये बताओ कि तीनों रेड थी। तो देखो सेम कलर की बॉल अपनी पॉसिबिलिटी बनती क्या कहाँ पे, आर 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 और बी बी बी। ये तो अपनी टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, और अपने को किसके वजह से निकालना था, आर आर की वजह से। ऐसे ही करते थे बेस थ्योरम में, तो ये वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी और दोनों का सम नीचे। तो सिंपल थर्ड फेज में आंसर क्या हो जाएगा, आर 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 1/3, फिर 2/4 और लास्ट में मेरे पास 3/5। ठीक है, ये अपनी कौन सी पॉसिबिलिटी, आर 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 वाली डिवाइडेड बाई आर 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 सेम कलर, ब्लू से भी हो सकता था सेम कलर, रेड से भी हो सकता था। और ब्लू वाली पॉसिबिलिटी कितनी होगी मेरे पास, 2/3, 3/4, 4/5। 2/3, 3/4 एंड 4/5। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब देखो एक और सवाल। हमारे पास दो बॉक्स हैं। ठीक है, बॉक्स मान लो ए, बॉक्स ए के अंदर क्या है, कार्ड्स हैं 1 to 9 नंबर्स तक के। ठीक है, फिर एक बॉक्स बी है जिसमें कार्ड है अपने पास 1 to 5, 3 and 4, 5, 5 कार्ड इसमें, 9 कार्ड्स इसमें। ठीक है, ए box is selected randomly and a card is drawn. If it is an even number, then one more card is drawn from same bag, otherwise from other bag, from the other bag। मतलब ओड आ गया दूसरे बैग से निकालेंगे, from the other bag। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। पहली प्रोबेबिलिटी तो यही है, बोथ कार्ड्स आर इवन नंबर। फर्स्ट इवेंट ले लो, बोथ कार्ड्स आर इवन। पहले तो ये देखो कि सिंपल सा सवाल है, इसके अंदर 1 to 9 है, तो मेरे पास 5 ओड है और 4 इवन। 1 to 5 है, 3 ओड है एंड 2 इवन। ठीक है, ओड इवन इस तरह से लिख रहा हूँ। तो पूरा टी डायग्राम बनाए अगर अपन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, तो देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इधर बना रहा हूँ, बॉक्स पिक करना है रैंडमली। ये प्रोबेबिलिटी हाफ, इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ। फिर बॉल निकालोगे इससे इवन भी आ सकती है और ओड भी आ सकती है। तो इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बैग ए से 4 इवन नंबर है तो 4/9, ओड आने की पॉसिबिलिटी 5/9। और अगर इवन ही है तो इसी बैग से वापस निकालोगे। ठीक है, और इसमें एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ मैं, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, रिप्लेस नहीं कर रहे हो, तो फिर से इवन और ओड। अब इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, एक इवन बॉल निकाल चुकी हो, बची 3 और टोटल बॉल बची मेरे पास 8। और ओड आने की प्रोबेबिलिटी, ओड अभी तक निकली नहीं थी तो 5 ओड पड़ी हुई है 5/8। ठीक है, और पहली बार अगर ओड कार्ड आया था तो मेरे को अगले बैग से निकालना पड़ेगा। जैसे ही ओड आएगा मैं चेंज कर दूंगा, तो दूसरे बैग से निकालूंगा। इवन आने की प्रोबेबिलिटी 2/5, ओड आने की प्रोबेबिलिटी 3/5। ओके, और बी से जाओगे तो अगेन इवन भी आ सकता है, ओड भी आ सकता है। इवन आने की प्रोबेबिलिटी 2/5, 3/5। इवन आया तो इसी बैग से निकालोगे,
इसी बैग से निकालो तो एक इवन बॉल निकल चुकी है, तो बॉल बची कितनी इवन 1, टोटल बॉल बची 4। और ओड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से तीनों ओड सेफ पड़ी हुई है तो 3/4। अगेन ओड आ गया तो दूसरा बैग पकड़ना पड़ेगा मेरे को, इवन ओड, मतलब पहले वाले बैग से निकालोगे तो इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे पास 4/9, ओड आने की प्रोबेबिलिटी 5/9। ओके, सारी प्रोबेबिलिटीज लिखनी है अपने। तो इसमें देखो ट्री डायग्राम ये आसान होता है, बस फ्लो करते जाओ, सारी पॉसिबिलिटीज लिख दो। अब मेरे को क्या बोल रहा है, बोथ कार्ड्स आर इवन, दोनों इवन होने चाहिए। तो कहाँ से आएगा मेरे पास, यहाँ से इवन हो सकता है, और या ये वाली ब्रांच इवन हो सकती है पूरी पूरी। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो गया 1/2, 4/9, 3/8, 1/2, 4/9, 3/8 प्लस बी से गया तो 1/2, इवन है ना 2/5 इंटू 1/4। ठीक है, अगर एक ही पार्ट निकालना तो क्या करते जा सकते हो, बाकी बहुत सारे पार्ट्स पूछे जाए तो ट्री डायग्राम बनाना ज़्यादा आसान रहता है। इवेंट्स वगैरह इतने अलग से डिफाइन करने की जरूरत पड़ती नहीं अपने। कह रहा है कि इफ बोथ आर इवन find probability that they are from A, they are from A। तो बेस थ्योरम हो गई, तो दोनों की इवन होने की प्रोबेबिलिटी तो ऑलरेडी निकाल, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी तो ऑलरेडी पता ही है। तो ये ए वाली ऊपर आ जाएगी, ऐसे करते पेज में ये ऊपर आ जाएगी 4/9, 3/8, और नीचे सेम पार्ट 1 का आंसर पूरा छाप दोगे, टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके, थर्ड पार्ट, बोथ कार्ड आर ओड, बोथ आर ओड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ओड देखो कहाँ पे अपने पास, ओड का अगर मैं देखूं यहाँ से दिखा सकता हूँ, दोनों ओड और दोनों ओड, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है 1/2, 5/9 एंड 3/5। ए से स्टार्ट किया तो 1/2, 5/9 एंड 3/5, क्योंकि ओड आएगा तो देखो ये बैग ए से आएगी, बैग बी से आएगी, और बी से स्टार्ट करोगे तो 1/2, 3/5, तो दूसरे बैग से निकालोगे ओड नंबर तो 5/9। इजी, इस तरह से हम ट्री डायग्राम का यूज करते हैं। अगला जो आर्टिकल है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी कि अगर झूठ को बार बार अगर आप सुनोगे अलग अलग मीडियम से तो वो भी सच लगने लगता है। जैसे लॉबिंग जिसको बोलते हैं अपन, कोइंसिडेंस ऑफ टेस्टिमनी, मतलब आपने 4-5 बंदों से टेस्टिमनी ली, किसी चीज़ के बारे में विटनेस बनाया उनको, और सब ने एक ही स्टेटमेंट दी थी, तो मोस्ट लाइकली वो स्टेटमेंट अपने को सच ही लगेगी। ठीक है, तो इस बात को हम स्टैब्लिश करेंगे कि अगर हम जैसे जैसे नंबर ऑफ टेस्टिमनी बढ़ाते जाते हैं और वो एग्री करें, कॉन्सिडेंस उनका टेस्टिमनी कॉन्सिडेंट हो जाए, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो स्टेटमेंट झूठ होगी ये ना बहुत कम हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि सिंपल सा क्वेश्चन देखो, 2 पर्सन है अपने पास, अब देयर आर 2 पर्सन, Ram speaks truth, let's say 70% of the time, then श्याम, ये राम और श्याम का हमारे भगवान से कोई लेना देना नहीं है, ये लोग हैं, भगवान तो ऐसा नहीं लगा सकते अपन 70%, 30%। श्याम speaks truth 60% of the time। ठीक है, a coin is tossed find probability that they report head, they both report head। ठीक है, दोनों ने हेड रिपोर्ट किया, रिपोर्ट हेड। सिंपल सी बात है, पहले तो कोइन उछलेगा फिर रिपोर्ट करेंगे।
तो अपन डायग्राम में बनाना चाहते हैं, दो बात हो सकती है कॉइन के अंदर, या तो हेड आया होगा टेल आया होगा। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी हाफ हाफ है। अगर हेड आया है, ठीक है, तो दोनों बंदे अपने क्या कर सकते थे, हेड रिपोर्ट करें तो इनको सच ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, इसको हेड रिपोर्ट करने वाले इवेंट को मैं बोल देता हूं ए। ठीक है, और एच और टी का मतलब आपको समझ में आ ही रहा है। तो फिर ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दोनों सच बोलेंगे, ये भी सच दूसरा वाला भी सच, तो 0.7 इंटू 0.6। ठीक है, और टेल आया फिर ए हो, इसका मतलब दोनों को झूठ बोलना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया 0.3 इंटू 0.4। तो बस बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूँ, पी ए को पी हेड आया और इन्होंने हेड बोल दिया, मतलब सच बोला। ठीक है, और दोनों इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट कर रहे हैं, टेल आया और फिर भी इन्होंने हेड बोला, मतलब दोनों ने झूठ बोल दिया। ठीक है, तो हाफ 7/10, 6/10, हाफ 3/10, इन्हें भी दोनों राम और श्याम दोनों ने क्या बोल दिया, झूठ। ठीक है, अब इसमें देखो कि आपने सीधे सीधे बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे सच तो देखो एक ही तरीके से बोला जाएगा कि जो हुआ है वही आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन झूठ में बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। जैसे कि इस केस में तो झूठ बोलने की पॉसिबिलिटी थी, तो अगर उनको झूठ बोलना है तो दोनों झूठ बोलेंगे तो एग्री कर ही जाएंगे, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी है। लेकिन मान लो मैं डाई रोल कर देता, तो उस केस में क्या बोलते आप, अगर मैं डाई रोल कर दूं कॉइन के बजाय मैं बोलूं ए डाई इज रोल्ड, एंड दे बोथ रिपोर्ट 5। तो ये 5 रिपोर्ट करने वाली इवेंट को फिर से ए बोल देता हूं। ठीक है, तो अब अपन अगर पहले की तरह ही चले तो आप बोलोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है, और या तो 5 आया होगा या 5 नहीं आया होगा। तो 5 आने की इवेंट को मैं बोल देता हूँ E5, फिर ए हुई है। अगर 5 आए ही एक्चुअल में तो दोनों बंदे सच ही बोलेंगे, और मान लो 5 नहीं आया, ठीक है, 1 2 3 4 वगैरह कुछ आ गया, फिर इन्होंने झूठ बोल दिया। ठीक है, तो आप लिखने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, दोनों सच बोलेंगे तो अपन दिखा ही था 7/10, 6/10। अब ये स्टेप ध्यान से देखना, 5 नहीं आया मतलब 5/6, दोनों ने झूठ बोल दिया। अगर आप इतना ही करते तो ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, अब देखो 5 तो आया नहीं है ना दूसरे वाले केस में, तो मान लो 5 के अलावा कुछ और आया होगा, 2 आया होगा मान लो। ठीक है, 2 4 6 जो भी आया होगा, तो ऐसे 5 केस बन सकते हैं। उन पांचों केस को मैं तो यहाँ ऑलरेडी लिख चुका हूँ 5/6। ठीक है, अगर मैं 2 के केस में सोचूं तो उनके पास झूठ बोलने की पॉसिबिलिटी 1 3 4 5 6, 5 पॉसिबिलिटी राम के पास थी, और यही शाम के पास भी पॉसिबिलिटी होंगी। तो जरूरी थोड़ा ना कि राम और शाम सेम ही तरीके से झूठ बोले। ठीक है, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/10 4/10, बट वो सेम ही बोलेंगे, इस बात का गारंटी क्या है। तो वो प्रोबेबिलिटी मेरे को साथ में चिपकानी पड़ेगी। उसी प्रोबेबिलिटी को अपन क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस ऑफ टेस्टिमनी। 5 चॉइस राम के पास है और 5 ही चॉइस शाम के पास भी है, तो दोनों सेम स्टेटमेंट दें तो टोटल पॉसिबिलिटी अपने पास 25 बनती है। 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6, इस तरह से 3 के साथ सारे केस, 4 के साथ सारे केस, 5 के साथ सारे केस। तो उनमें से एक पॉसिबिलिटी 5,5 वो ये बोले तो उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/25। तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा 1/25 डाला ना, इसी को क्या बोलते हैं अपन, कोइंसिडेंस ऑफ टेस्टिमनी सी। ठीक है, अब मान लो, अब मैं इसको बेस थ्योरम की तरह करने की कोशिश करूं, दैट दे बोथ रिपोर्टेड 5, ये इवेंट तो अपनी हो गई। ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट 5 एक्चुअली अकर्ड। ठीक है, 5 एक्चुअली अकर्ड, मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाली कि दोनों ने सच बोला।
तो बेस थ्योरम बेसिकली रिवर्स जा रहे होते सच बोलने वाली प्रोबेबिलिटी ऊपर आ जाएगी और दोनों का सम नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 5 एक्चुअली अकर्ड गिवन दैट दे रिपोर्टेड 5। तो ये कितना आ गया मेरे पास 1/6, 7/10, 6/10 डिवाइडेड बाई 1/6, 7/10, 6/10 प्लस 5 झूठ भी बोल सकते थे तो वो वाली भी मेरे को टोटल प्रोबेबिलिटी के नाम पे साथ में चिपकानी पड़ेगी ए के लिए, इंटू 1/25। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो कॉन्सेंडेंट ऑफ टेस्टिमनी के अंदर, अगर मान लो मैंने 2 विटनेस लिए हुए हैं, अगर मैं 3 विटनेस ले लेता तो यही चीज़ मेरी क्या हो जाती, इन केस ऑफ मान लो राम, श्याम और सुरेश, 3 विटनेस लिया है मैं। ठीक है, इसकी भी कुछ है सच बोलने झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी, जैसे इसकी मैंने बोला था सच बोलने की 7/10, इसकी 6/10, इसके बोलते तो 8/10। सुरेश थोड़ा ज़्यादा ईमानदार है, तो अगर 5 एक्चुअली में आएगा तो ये सच ही बोलेंगे, सच बोलने का तो एक ही तरीका है। मान लो 5 नहीं आया, अब ये तीनों झूठ बोलते एक ही तरीके से, तो 5 चॉइस इसके पास भी थी, 5 इसके पास भी थी, 5 इसके पास भी थी, और तीनों एक ही स्टेटमेंट देंगे, उस बात की प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी होगी 1/25। कम हो गई ना ये चीज़। इसलिए जैसे जैसे तुम्हारे पास नंबर ऑफ विटनेस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ टेस्टिमनी इंक्रीज हो जाएगी, इनकी कोइंसिडेंस ऑफ टेस्टिमनी सी की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, है ना। नंबर 1/25 4 कर दोगे तो 1/625, जो कितना रिड्यूस होता जा रहा है। इसलिए ये जो पीछे वाली प्रोबेबिलिटी है ना कि वो एग्री कर जाएं कि स्टेटमेंट झूठ थी, ये नेग्लिजिबल हो जाती है ना। तो अगर मैं रिवर्स करके निकालूँ, बेस थ्योरम्स प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करूँ कि 5 एक्चुअल में ना आया हो, फिर भी उन्होंने एग्री कर लिया, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये दूसरा वाला पार्ट ऊपर रखोगे, मतलब 5 नहीं आया और सबने झूठ बोला। जैसे इसके केस में बोलूँ मैं 3/10, 4/10 एंड 2/10 इंटू तीनों सेम स्टेटमेंट पे एग्री भी कर जाए, तो ये एक्स्ट्रा मैंने लगा लिया 1/25 डिवाइडेड बाई दोनों का सम। ठीक है, सच वाली भी प्लस ये सेम ये चीज़ भी जैसे ऊपर लिखा है। अब देखो जैसे जैसे ये फैक्टर नंबर ऑफ विटनेस बढ़ाते जाओगे, सी की वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब ये प्रोबेबिलिटी नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगी। इसका मतलब अगर 5 लोग 10 लोग सेम स्टेटमेंट पे एग्री कर रहे हैं तो पक्की बात है कि वो चीज़ हुई होगी, क्योंकि उनके एग्री करने की प्रोबेबिलिटी अगर वो सबके सब इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये बहुत कम चांसेस है। इसलिए जैसे कोर्ट केसेस में क्या होता है, गवर्नमेंट या जो बेसिकली हमारे जुडिशरी है वो क्या देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और सारे एविडेंस से अगर एक ही चीज़ प्रूव हो रही है तो उस चीज़ को सच मान लिया जाएगा। यही प्रोसेस है। ठीक है, कई बार जैसे कोर्ट क्या बोल देती है कि भाई सफिशिएंट प्रूफ अवेलेबल ही नहीं इसके लिए, तो दे नीड सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ एविडेंसेस, विटनेसेस, सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ टेस्टिमनी उनको चाहिए अलग अलग सोर्सेज से। अब वो करप्ट कब हो सकती है कि वो आपके जो टेस्टिमनीज हैं वो इंडिपेंडेंट ना हो आपस में, पहले से आपने मिला रखे लोगों को आपस में कि 5 विटनेस कहीं से भी ढूंढ के लिया है और इस तरह से कुछ भी करके केस प्रूव कर लिया, तो ऐसे चांसेस कम है। ठीक है ना। अब अगर हम फेयर वर्ल्ड की बात करें तो झूठ बोलने में सारे लोग एग्री करेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्फिडेंस ऑफ टेस्टिमनी समझ में आया होगा। इस पर कुछ सवाल लगा लो आप। अब लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सोचने में मज़ा आता है कि किस तरह से क्वेश्चन ज्योमेट्री की तरफ बढ़ जाता है। नॉर्मल सी स्टेटमेंट लिखी होती है, तो काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे हम। तो सबसे पहले देखो, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी का मतलब कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस। आपका सैंपल स्पेस पहले डिस्क्रीट था, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स था, आपके पास कंटिन्यूअस है। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी लिखी जाएगी आपकी, वो किस तरह से लिखी जाएगी, पहले आप कैसे लिखते थे, फेवरेबल नंबर ऑफ केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस। अब यहाँ पे नंबर में तो है नहीं, कंटिन्यूअस स्पेस है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर लेंथ के फॉर्म में चल रहे हैं तो फेवरेबल लेंथ डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। यही सेम चीज लेंथ के बजाय एरिया के में भी हो सकती है, तो फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया, या फिर ये वॉल्यूम में भी हो सकती है। ठीक है, तो कुछ सिंपल सवाल लगाते हैं। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल
is inscribed inside is inscribed in a circle of radius r. Circle of radius capital R. Okay. A point is chosen from the circle randomly. दो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं फ्रॉम द सर्कल, मतलब आपने कहीं पे भी डॉट लगा दिया सर्कल के अंदर. फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लाई इनसाइड द ट्राइंगल. इट विल लाई इनसाइड द ट्राइंगल. बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है. तुमने सर्कल बनाया कितने रेडियस का, आर रेडियस का, इक्विलेटरल ट्राइंगल डाल दी इसके अंदर. तो हमारा फेवरेबल एरिया क्या हो गया ट्राइंगल के अंदर, और टोटल एरिया तो सर्कल का है ही सही. ओके. तो ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल सी चीज़ है. ये आर, ये भी आर, ये 60, तो ये हो गया 120. तो 3 ट्राइंगल दिखाई दे रही है मेरे को छोटी छोटी. और ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं अपन? हाफ आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट, बीच वाले एंगल का साइन. ठीक है. उसके लिए देखो साइड नहीं निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको अलग से साइड निकालनी पड़ेगी अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे ना, √3/4a². इसलिए अपन सिंपल चल रहे हैं. 3 टाइम्स हाफ आजू बाजू के साइड का प्रोडक्ट, बीच वाले एंगल का साइन जो कि साइन 120 डिग्री है, डिवाइडेड बाई सर्कल का एरिया πr². r² से r² कैंसिल, साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2. सो ये क्या हो गया 3√3 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4π. ये आंसर आ गया आपका. इजी. फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया. एक और सवाल देखो, फिर हम कुछ ढंग के सवाल देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड. ट्राइंगल है अपनी. ठीक है. इक्विलेटरल ट्राइंगल है. साइड लेंथ मान लो 5 5 5. ठीक है. ए पॉइंट is chosen inside the triangle. ठीक है. the triangle. Find probability that it will be at least 2 meter away from each vertex. At least 2 meter away from each vertex. ठीक है. तो वर्टेक्स से इसकी डिस्टेंस पॉइंट की कम से कम 2 यूनिट से ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे हूँ तो 2 यूनिट का मतलब ये आर्क लगा दोगे आप. सेम चीज़ यहाँ पे भी आर्क लग जाएगी, यहाँ पे भी आर्क लग जाएगी. तो वर्टेक्स से 2 यूनिट दूर, सब कितनी है मेरे पास, ये 2 मीटर रेडियस की आर्क है. मेरा फेवरेबल एरिया कितना हो जाएगा? अपना फेवरेबल एरिया हो जाएगा जी. ठीक है. ये अपना हो गया फेवरेबल एरिया. ओके. तो एरिया आराम से कैलकुलेट कर सकते हो. टोटल ट्राइंगल का माइनस ये सर्कुलर पार्ट, इनकी रेडियस पता ही है तुम्हें 60 डिग्री एंगल है. तो 60 60 मतलब तीनों मिला दूंगा तो 180, हाफ सर्कल हो जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल एरिया क्या? टोटल √3/4 5² माइनस 3 ये 60 डिग्री के सेक्टर्स, तो टोटल मार के हाफ सर्कल ही हो गया. πr² डिवाइडेड बाई 2, हाफ सर्कल डिवाइडेड बाई टोटल एरिया √3/4 5². इजी. आसान था. अब एक वर्ड प्रॉब्लम देखो. टोटल लेंथ अपने पास लाइन सेगमेंट है ऐसे ए बी, जिसकी टोटल लेंथ ले लो तुम 20 सेंटीमीटर. ठीक है. ए बी इज कट इनटू 3 पार्ट्स. ठीक है.
तो ऑब्वियस सी बात है कि आप 2 कट लगाओगे यहाँ पे ताकि 3 पार्ट बन जाए, मान लें से सी और डी। ओके, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट these part will be able to form a triangle। अब ये ध्यान करो कि ट्राइंगल जब भी बनाने की बात करते थे इन पार्ट से, तो हम ट्राइंगल इनइक्वालिटीज को फॉलो करने की बात करते हैं। वो सिंपली क्या होती हैं, सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, या फिर डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑलवेज लेसर देन थर्ड साइड, कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो मान लो 3 पार्ट की लेंथ होगी x y z। ठीक है, z बोलने के बजाय मैं इसको सीधा डिफाइन कर देता हूँ 20 माइनस एक्स माइनस वाई। तो 3 पार्ट ये कैसे भी हो सकते थे। तो सैंपल स्पेस की अगर बात करोगे तो बात क्लियर है कि x की वैल्यू क्या है अपनी ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और तीसरा पार्ट नॉन जीरो लेंथ का है, दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। तो मतलब यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, x प्लस वाई लेस देन 20। ओके, अब ये तो हो गया अपना सैंपल स्पेस की बात। फेवरेबल केस मतलब ए इवेंट के लिए बात करो तो आपने बोला सम ऑफ टू साइड्स वुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो x प्लस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन 20 माइनस एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से निकल के आ गया कि x प्लस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन 10, एक कंडीशन। दूसरे सम करूँ तो मैं x प्लस 20 माइनस एक्स माइनस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन वाई, x से x कैंसिल, y को उधर फेंक दूँ, तो यहाँ से पता लग रहा है कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 10। देखो 2y20 आ गया। सेम ऐसे ही y प्लस 20 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन x होना चाहिए, y से y कैंसिल, ये उधर जाएगा तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लेस देन 10। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 3। तो ये तो 3 ट्रायंगल इक्वालिटीज का यूज करके कंडीशन पता लगी फेवरेबल केस के लिए। अब हम इसको सोल्व कैसे करें, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करें। तो हम करेंगे क्या कि एरिया प्लॉट करेंगे। इनइक्वालिटी का एरिया प्लॉट करना आता है सबको। साइड में बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक्सिस खींच दिया आपने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स पॉजिटिव का मतलब इस तरफ, वाई पॉजिटिव का मतलब इस तरफ, और एक्स प्लस वाई लेस देन 20, एक्स प्लस वाई लेस देन 20। तो ये पॉइंट हो गया अपना 20,0, ये पॉइंट हो गया मेरा 0,20, और इसके ओरिजिन डाल के देखो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ओरिजिन की तरफ। इनइक्वालिटी का ग्राफ आई गेस आपको प्लॉट करना आता है, मैं बता रहा हूँ। लाइन का डालो और उस किसी इधर साइड का कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई करा के देखो, अगर सेटिस्फाई कर गया तो ग्राफ उसी पॉइंट की तरफ है, अदरवाइज अपोजिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया अपना पूरा क्या सैंपल स्पेस। अब बनाना है मेरे को अपना फेवरेबल केस, x लेस देन 10, तो 10 कहीं बीच में इससे कम होना चाहिए, मतलब इस तरफ। सेम y भी इससे 10 से छोटा होना चाहिए, मतलब इसके नीचे। ये पॉइंट है मेरा 10,10 हो गया। ओके, और दूसरा x प्लस वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 से बड़ी। तो ये है मेरा पॉइंट 10,0, ये हो गया 0,10। तो आपकी जो लाइन होगी वो यहाँ से पास कर रही है। ठीक है, ग्रेटर देन 10 का मतलब ओरिजिन डाल के देखो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब इससे दूर है, इसके नीचे, इसके लेफ्ट में और इस लाइन के ऊपर। तो फेवरेबल एरिया मेरे को दिखाई देता है ये। ठीक है, और टोटल सैंपल स्पेस तो पूरा ट्रायंगल है ही बड़ी वाली। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अपनी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सीधे सीधे फेवरेबल एरिया। अब देखो मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करके बना रहा है ना, चारों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। सीधे सीधे देखो 4 ट्रायंगल बन रही है, जिसमें से एक फेवरेबल है, तो प्रोबेबिलिटी 1/4 लिख दूँ। ओके, आसान था। एक और सवाल देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पढ़ने से ऐसा नहीं लगता कि ये ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटीज होगा, बट कैसे फ्रेम कर रहा हूँ देखना ध्यान से। 2 फ्रेंड्स, वही अपने राम और श्याम, Ram and Shyam decides to meet between 4 PM to 5 PM। मतलब एक
1 घंटे की विंडो रखी उन्होंने मिलने के लिए एट सम प्लेस। ठीक है, ये डिस्क्रीट नहीं कर रहे हैं इस बात को कहाँ पे मिलेंगे, बट ठीक है कहीं मिलेंगे। anyone who arrives first, anyone who arrives first wait for 15 minutes and if other person does not appear he will leave। ठीक है, मान लो राम पहले आ गया और उसने 15 मिनट इंतजार किया, नहीं आया शाम, तो वो निकल जाएगा। डज नॉट कम ही विल लीव। यही सेम चीज, शाम पहले आ गया, वो भी इंतजार करेगा 15 मिनट, नहीं आया दूसरा पर्सन तो फिर निकल जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल बी एबल टू मीट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल बी एबल टू मीट, मतलब कोई बंदा पहुंच जाए तो 15 मिनट की विंडो के अंदर अंदर दूसरा बंदा भी पहुंच जाना चाहिए। इस बात की प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, मान लो मेरी टाइम लाइन है 4 बजे से 5 बजे के बीच की। ठीक है, अब जैसे कि कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प ले लूँ, 4:15 पे मान लो राम आ गया, तो ये अगली विंडो क्या होगी मेरे पास 4:30, इसके बीच में गई, मेरे पास शाम आ जाना चाहिए, तो ये दोनों मिल पाएंगे। ठीक है, अब इसको देखो, अब राम के आने के या शाम के आने के मैं टाइम को नोट करता हूँ। ठीक है, जैसे कि एक्स तो क्या है, टाइम ऑफ अराइवल ऑफ राम, और ये क्या है, टाइम ऑफ अराइवल ऑफ शाम। ठीक है, तो देखो एक्स की जो विंडो है वो पूरी 1 घंटे की, कहीं पे भी अपीयर हो सकता है, शाम के लिए भी पूरी विंडो अवेलेबल है, कहीं पे भी अपीयर हो सकता है। तो ये तो दोनों अपने क्या हो गए, सैंपल स्पेस की कंस्टेंट। 0 से 60 मिनट पे ले रहा हूँ इसको, 60 मिनट का विंडो दोनों के लिए। ठीक है, लेकिन अगर ये मिलना चाहे, ये तो फिर हो गए सैंपल स्पेस, और मेरा फेवरेबल स्पेस क्या होगा, अगर ये मिलना चाहते हैं तो ये जो विंडो का डिफरेंस है ना, दोनों विंडो का डिफरेंस x माइनस वाई मोड दे रहा हूँ क्योंकि कोई भी पहले आ सकता है, दैट हैज़ टू बी लेसर देन इक्वल टू 15 मिनट्स। तो ये मेरा हो गया फेवरेबल स्पेस, ये हो गया अपना टोटल स्पेस। तो बस अब ग्राफ बनाओ, खेल जाओ। तो इसको आप क्या कर सकते हो, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू मोड हटाया ना हमने -15 तक। अब देखो ग्राफ बनाते हैं, एक्स वाई पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा, और 60 के अंदर ये दोनों, तो ये पूरा क्या बन गया, बॉक्स बन गया अपने पास एक। ठीक है, ये 60,60 पॉइंट हो गया। ठीक है, ये वाली लाइन प्लॉट करो, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 15, तो x माइनस वाई इक्वल टू 15 की लाइन बनाऊंगा, y0 करूंगा तो x का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास 15, और y0 करूंगा तो x0 करूंगा तो y की वैल्यू आ रही -15, और ये पॉइंट अपना 60,0 है, x की वैल्यू 60 करता हूँ तो y की वैल्यू आती है मेरे पास कितनी 45। तो स्ट्रेट लाइन मेरी क्या हो गई है, ये कौन सी, x माइनस वाई इक्वल टू 15। ओरिजिन डाल के देखो, इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ग्राफ ओरिजिन की तरफ है। ओके, दूसरा x माइनस वाई ग्रेटर देन -15, वाई को 0 करोगे तो x की वैल्यू -15 यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट क्या है अपना 15,0, और x को 0 करते तो y की वैल्यू 15, तो ये पॉइंट क्या होगा अपना 0,15। ठीक है, और y की वैल्यू अगर मैं क्या डाल दूँ 60, तो x की वैल्यू 45 आ जाती है यहाँ पे। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या बन गई अपनी, ये वाली। ओरिजिन डाल के देखो 0 0 ग्रेटर देन -15 सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ग्राफ इस तरफ ही है। तो फेवरेबल रीजन क्या हो गया अपने पास, इसी बॉक्स के अंदर अंदर रखना है, तो ये मेरा हो गया फेवरेबल रीजन। ठीक है, तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी,
ये वाला एरिया डिवाइडेड बाई टोटल एरिया जो पूरा स्क्वायर का है। अब ये एरिया तुम आराम से निकाल सकते हो, पूरे स्क्वायर में से दोनों ट्राइंगल हटा दो। ये मेरा क्या है, पॉइंट 45,60, ठीक है। तो ये लेंथ मेरे को पता है, ये भी 45, ये भी 45 सिमेट्री से बोल सकते हो, यही सेम ट्राइंगल 45 इंटू 45 की। तो अपना आंसर क्या आ गया प्रोबेबिलिटी का, दैट इज इक्वल टू, सीधा सीधा लिख दूं, 1 माइनस, अगर ये वाला पॉइंट लेते हो तुम तो ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है, 2 इंटू ईच ट्राइंगल के एरिया हाफ इंटू 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया क्या है 60 इंटू 60। सोल्व कर लो इसको, 2 से 2 कैंसिल, 3 4 3 4, सो दिस इज 1 माइनस 9/16, 7/16 अपनी प्रोबेबिलिटी आ गई कि वो मिल पाएंगे। तो काफ़ी कम चांस है, हाफ से भी कम प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो इस तरह से लगा सकते हो। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इंटरेस्टिंग, तो पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि मटेरियल प्रोबेबिलिटी को कैसे यूज़ करते हैं। अपने पास दो पैरामीटर हैं, a and b belongs to real number such that mod a is less than 1 and mod b is also less than 1, ठीक है। और आपको इस कंस्टेंट के हिसाब से एक इवेंट बना के दे रहा हूँ, मतलब एक इक्वेशन दे रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, f of x x स्क्वायर प्लस 2x प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दो इवेंट है मेरे पास, a दैट रूट्स आर रियल, रूट्स ऑफ f(x) इज इक्वल टू 0 आर रियल, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और एक दूसरा, तो लोकेशन ऑफ रूट्स का भी काम हो जाएगा, आर पॉजिटिव रियल्स। सबसे पहले देखो कि हमारा जो ए और बी पे कंस्टेंट, ये तो अपने क्या हो गए, सैंपल स्पेस हो गया जो कि गिवन इक्वेशन है, उसमें अपने को एडजस्ट करना है कि रूट्स कब रियल हो पाएंगे, कब पॉजिटिव हो पाएंगे, ठीक है। तो जहाँ तक मोड ए और मोड बी दो वेरिएबल्स की बात हो रही है, और रूट्स के रियल होने का पॉजिटिव होने का भी फंडा अपन देखेंगे अभी। सो रूट्स रियल है तो डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी क्या बनेगा मेरे पास, 4a स्क्वायर माइनस 4b, दैट इज 4 कॉमन निकाल लेता हूँ, a स्क्वायर माइनस b, ठीक है। अब ये चीज़ क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब a स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू b। अब a और b देखो दो वेरिएबल है, क्यों ना अपन a को ले लें x अपना ग्राफ प्लॉट करने के लिए, मान लो एक्सिस ऐसे ही ले लेता हूँ, ये a की एक्सिस हो गई, ये b की एक्सिस हो गई। तो देख लो ये क्या है, पैराबोला है। पहले बात तो मैं सैंपल स्पेस बना दूँ, a की वैल्यू -1 से 1 के बीच में और b की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में। सो ये पूरा बॉक्स अपना क्या हो गया, सैंपल स्पेस, ठीक है। इस पूरे बॉक्स में कहीं पे भी a और b का आप पेयर उठा सकते थे, पर रियल रूट कब आएंगे, जब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ठीक है। तो 1,1 पॉइंट -1,1 पॉइंट सेटिस्फाई करता है, तो ये सीधे सीधे इस तरह से जा रही है अपनी पैराबोला, ठीक है। 1,0 लोगे तो सेटिस्फाई करता है, मतलब इस पैराबोला के नीचे, इस बॉक्स के अंदर और पैराबोला के नीचे, ये तुम्हारा हो गया फेवरेबल। तो मतलब ये पूरा सीन क्या हो गया अपना, फेवरेबल आ गया, ओके। तो थोड़ा सा इसमें मैं एरिया अंडर द कर्व का यूज़ करूँगा, ज़्यादा नहीं, फेवरेबल एरिया निकालने के लिए, क्योंकि टोटल एरिया तो आपको पता है, आपको क्या है कि 2 × 2 का स्क्वायर बन रहा है। फेवरेबल एरिया निकालने के लिए मेरे को ये वाला जो पार्ट है, ये पैराबोला के अंदर है, तो मेरा फेवरेबल एरिया क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू, एक तो नीचे वाला रेक्टेंगल 2 × 1 प्लस 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना। जैसे ये एरिया सेम यहाँ पे भी है, तो 2 टाइम्स कर दिया, ये क्या हो गया 2 + 2 × एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 3, लिमिट डालोगे तो आंसर हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, सीधे सीधे P of A इज इक्वल टू
फेवरेबल एरिया 8/3 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया कितना मेरे पास 2 into 2, दैट इज 2/3 प्रोबेबिलिटी हो गई अपनी सीधे सीधे। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट रूट्स पॉजिटिव हो। ठीक है, बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी मेरे को। तो देखो पॉजिटिव रूट कब आते हैं, दोनों रूट पॉजिटिव। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ कैसा बनता है अपने पास, इस तरह का देख लो। क्वाड्रेटिक क्या अपनी x² + 2ax + b = 0। तो आपको पता है इसमें मेरे को क्या चाहिए, x और कोफिशिएंट पॉजिटिव तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, और x का कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट अपोजिट होता है, वर्टेक्स अपना किधर राइट साइड में। तो a मेरे को चाहिए कैसा, नेगेटिव, और c पॉजिटिव मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी पॉजिटिव, b पॉजिटिव। तो अगर इसी ग्राफ को वापस देखो तो a नेगेटिव मतलब आपको लेफ्ट साइड में रहना है, और d पॉजिटिव वाली कंडीशन तो रखनी क्योंकि रूट्स तो आने ही चाहिए ना। तो मतलब ये पैराबोला जो बन रहा था a नेगेटिव का मतलब b पॉजिटिव मतलब इस लाइन के ऊपर ये b की एक्सिस है, ये की है, और a नेगेटिव मतलब ये वाला पार्ट, और रूट्स रियल मतलब पैराबोला के नीचे। तो ये मेरा फेवरेबल पार्ट हो गया। तो पहली बार निकाला ही था अपन ने, ये इंटीग्रेशन ही था बेसिकली 1/3 वाला आंसर अपने। तो p भी डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा ये 1/3 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया 2 into 2, दैट इज 1/12 प्रोबेबिलिटी होगी रूट्स इसके पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी पूरा हो गया। इसके साथ ही हमने पूरी प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर ली जेईई मेंस और एडवांस के अकॉर्डिंग। सो आई होप ये आपको प्लेलिस्ट बहुत हेल्प करेगी। क्वेश्चंस भी लगाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए असाइनमेंट्स के, और हम और भी टॉपिक्स डाल रहे हैं लगातार। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो भी सीरियसली कंसर्न है अपनी प्रिपरेशन को लेके। ओके, ऑल द बेस्ट।